नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ी रिकवरी देखने को मिली अप्रैल मिड में, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर आके फिर से मामला फंस गया है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा हो गया है और कभी भी मिलिट्री एक्शन हो सकता है। उससे पहले बाजार थोड़ा सा नर्वस है। अब मार्केट्स पे यहाँ से क्या करना चाहिए? क्या ये तेजी अभी और बढ़ेगी? क्या संस्थागत निवेशक खरीदेंगे? और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करते हो तो प्लीज प्लीज शो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, तो क्या, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर युद्ध की स्थिति डेवलप होती है। तो हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान को ज्वाइन कर रहे हैं। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ क्षितिज महाजन जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। क्षितिज जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। Namaskar, Rajat. Always a pleasure to be with you on this show. थैंक्स सर। मार्केट में अभी यहाँ पर अच्छी तेजी तो बन गई थी। अप्रैल मिड ऑनवर्ड्स एफआईएस ने बहुत भर भर के खरीदा स्टॉक मार्केट पे। तो क्या पहले तो आप ये बताएं कि क्या बहुत बुरा दौर खत्म हो चुका है, वर्स्ट इज ओवर? आपका आउटलुक क्या है मार्केट पे अभी? So, Rajat, देखिए मैं आपको लॉन्ग टर्म बता सकता हूँ दैट जो एक हैवी सेलिंग थी विद रिगार्ड टू मनी मूविंग टू यूएस और कुछ लोग चाइना लेके जा रहे थे पैसा और यूएस में जो रेट कट्स एक्सपेक्टेड थे जिस कारण से बॉन्ड मार्केट में कोई 900 बिलियन डॉलर के आसपास मूव किया पैसा। आई थिंक वो एक इंडिया स्पेसिफिक ट्रेंड था विच वॉज सेलिंग वाला जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। आज आपके डीआई 17.2% होल्ड कर रहे हैं जो एफआई से ज्यादा है। और डीआई प्लस आपके जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट 25% के आसपास हो गया है। तो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि दैट यस आर डिपेंडेंसी इज ऑन एफआई, पर इतना वो बेच चुके हैं अब। वो जो 15-16% जो आप बात कर रहे हैं उसमें काफी तो फिक्स्ड पैसा है जो कंपनी में एज ए ब्लॉक आया हुआ है। तो आई थिंक ब्रॉडर विद रिगार्ड टू वैल्यूएशन को लेके जो कंसर्न थे इंडिया रिगार्ड स्पेसिफिक कंसर्न विद रिगार्ड टू टैरिफ को लेके जो थे फॉर द टाइमिंग आई थिंक वो एक बैकफुट पे हैं। वैल्यूएशन वाइज ऑल्सो ये क्वार्टर की जो अर्निंग्स है वो थोड़ी सी सबड्यूड रहने वाली हैं, तो आप 5-6% का भी अर्निंग ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे मानते हैं तो वो बॉटम लाइन में ऐड होगा ही होगा। सो सेकंड, विद द न्यू टैक्स रिजीम किकिंग इन, आप जीएसटी कलेक्शन देख रहे हैं 2.37 लाख करोड़ का आया है। विद द न्यू टैक्स रिजीम किकिंग इन, अप्रेजल साइकिल्स अराउंड द कॉर्नर, आपका बहुत पैसा सर्कुलेशन में आएगा। अब काफी लोग क्या सोचते हैं कि मंथली उनके पास जो मान लीजिए कोई 15 लाख या 20 लाख की सैलरी पे है उसके पास मंथली 10,000 का एक एडिशनल कैश फ्लो आएगा बिकॉज ऑफ द टैक्स रिजीम। वो कैश फ्लो स्पेंड में सिर्फ 10,000 नहीं आएगा। वो कैश फ्लो एज ए स्पेंड में हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आए बिकॉज आप 10,000 का पैसा जो है वो ईएमआई की तरह यूज होगा जो नई जनरेशन करेगी। वो सिर्फ सीधा जाके इन्वेस्ट नहीं करेगी, आपके पास कार्ड्स हैं, आपके पास एनबीएफसीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ईएमआई देती हैं। तो या तो इन्वेस्टमेंट्स में आएगा जो कैपिटल मार्केट्स में आएगा, इक्विटी में आए, म्यूचुअल फंड्स में आए, बॉन्ड मार्केट में आए, मे बी क्रिप्टो में आए, आई डोंट नो। बट मैं कह रहा हूँ कुछ पोर्शन आपका स्पेंड में जाएगा, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में जाएगा। आपने नया फोन लिया, बेटर घर लिया, तो वो जो पैसा जो एडिशनल जा रहा है ना वो एज ए पार्ट ऑफ ईएमआई जा रहा है। वो काफी लोग सोच रहे हैं ये तो सिर्फ 10,000 का इतना स्पेंड आएगा या 1.5 लाख 1.5 करोड़ पॉपुलेशन को बेनिफिट मिला है, वो उसका रिपल इफेक्ट इतना बड़ा होगा वी कांट इवन इमेजिन। और उसका इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर के बाद दिखेंगे आप कि इकोनॉमी में पैसा का मूवमेंट क्या है। आरबीआई टोटली ऑल आउट है, ऑलमोस्ट कर रहा है, लिक्विडिटी प्लस कर दिया है 1 लाख करोड़ प्लस से बैंकिंग सिस्टम में। विद रेट कट्स अराउंड द कॉर्नर आपकी इन्फ्लेशन सब 4 है। तो आपके पास 50 से 75 पैसा गया ही नहीं है, अगले 4 से 5 महीने में रेट कट जो आएगा ही आएगा। सो माई सेंसेस विद रिगार्ड, अगर आप सिर्फ ये जो अभी करंट वॉर सिचुएशन है उसको अगर आप साइड पे कर दें, जो वॉर सिचुएशन नहीं लगता है मुझे, अदरवाइज मोर और लेस वी आर ऑन अ राइट नोट। इफ यू आस्क मी वी आर बेटर ऑफ। जो पैसा वापस भी आया इमर्जिंग कंट्री में से तो इंडिया इंडिया में ही सबसे ज्यादा पैसा कैश फ्लो आया बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी से। सो आई थिंक वी आर बेटर ऑफ एंड थिंग्स आर लुकिंग अप इफ यू आस्क मी। हो सकता है मार्केट अपवर्ड मूवमेंट ना दिखाए बट एक टाइम करेक्शन जोन में घुसे अगर प्राइस करेक्शन नहीं भी होता तो। सीम्स लाइक एक और क्वार्टर एंड देन यू सी अपवर्ड ट्रेंड फॉर श्योर। अच्छा, लेकिन अभी आपने बोला कि युद्ध की स्थिति को थोड़ा अलग रखते हैं, नहीं रख सकते सर? इस बार तो बिल्कुल ही तनाव बहुत ज्यादा है और कभी भी मिलिट्री एक्शन होगा तो उसका इम्पैक्ट आप समझते हो स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। अगर पड़ा भी तो कितना, और क्या निवेशकों को तैयारी रखनी चाहिए अगर कोई ऐसा झटका लगे दोबारा से खरीदें? सो मैं हमेशा बोलता हूँ दैट आप कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कीप सम पाउडर ड्राई, आपके पास कुछ कैश फ्लोज होने चाहिए बिकॉज वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर देश पे जो देश का बनता भी है एक मुंह तोड़ जवाब देना और वो देश को देना भी चाहिए, और वो भी ऐसे देश को जिसकी जिसकी कोई अस्तित्व इतना कोई है ही नहीं है। पर आई थिंक कई बार क्या होता है कि
जो भाषा उनको समझ आई उसी भाषा में समझाना चाहिए। कुछ लोगों को भाषा वही समझ आती है, तो उसको आई थिंक इट्स टाइम टाइम हैज कम जहाँ पे आपको उनको उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए। बट उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट पे पड़ता है, बिकॉज जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अनिश्चितता का एक दौर आता है, तो उसमें क्या होता है, लोग निकालना चाहते हैं पैसा, पर उस समय कंजम्पशन कहीं कम नहीं हो रही किसी चीज की जिसमें से पैसा निकाल रहे हो। अगर आप इंडिया सेंट्रिक बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, एक ये भी है, जब पोर्टफोलियोज आप कार्व आउट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में भी, तो आप काफी पोर्टफोलियोज बोल रहे हैं जो इंडिया सेंट्रिक हो, तो आपकी डिमांड प्लस होगी होगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड प्लस होगी होगी। आई एम श्योर ये लड़ाई जो है एक छोटा सा एक कन्फ्लिक्ट ही होगा। पर अगर लेट्स से काफी लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं और जो न्यूज चैनल्स, मतलब आप तो इस पूरे इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं जो बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, अगर उनकी बात में 1% सच मान भी लूं, तो आपको तो मैन्युफैक्चरिंग और चाहिए, आपको डिफेंस मैकेनिज्म और चाहिए। सो आई एम सेइंग इफ आप इंडिया सेंट्रिक काम कर रहे हैं तो यू विल डू वेल ओनली। सो मुझे लगता है दैट वो एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो यहाँ से अगर आपके पास कुछ पैसे हैं डिप्लॉय करने के लिए, तो आप 15-20% इमिडिएटली डिप्लॉय करके बाकी कोई 8 से 10 हफ्ते या 12 हफ्ते की एक एसटीपी कर दीजिए, वो एक तरीका सही है। और ये काले बादल मुझे लगता है जल्दी जल्दी हट जाएंगे। तो लेकिन ये अगर जब बादल हटे तो इस बार टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं उनका खात्मा हो, हम तो यही चाहते हैं। और एक बार तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है पाकिस्तान। पिछली बार भी जब कारगिल वॉर हुई थी ना, तो फिर इंडियन मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। उम्मीद करते हैं कि वैसे परफॉर्म हो और लोगों के पोर्टफोलियोज में कुछ ज्यादा ड्रॉडाउन ने देखने को मिले। ड्रॉडाउन ऑलरेडी हो गए थे, वो ट्रम्प की पॉलिसीज जो आई थी तब। ये ट्रम्प जब से आए तो उन्होंने तनाव ही पैदा कर दिया। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी, लेकिन अब वो चाइना बोल रहा है कि नेगोशिएशंस अमेरिका करना चाहता है, उसने बातचीत की पहल कर दी। सर वाकई क्या डोनाल्ड ट्रम्प का मूड अब ठीक हो गया है, और क्या टैरिफ कट्स की उम्मीद करनी चाहिए? जो उन्होंने बहुत बढ़ा दिए अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ, वो थोड़ा नरम हो जाएंगे, टैरिफ थोड़ा कम लगाएंगे दूसरी कंट्रीज पे? आप एक बार यूएस का ब्रॉडर एक बार इकोनॉमी का पीस समझिए। 2001 तक चाइना डब्ल्यूटीओ का पार्टी नहीं था। तब बिल क्लिंटन थे, और तब आपका वॉल स्ट्रीट के पुश करने पे उसको पार्ट बनाया गया, बिकॉज इंडस्ट्रियल्स रूल करते थे, और वो सारी चीजें आपने आउटसोर्स कर दी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एवरीथिंग यू आउटसोर्स। अब उसमें क्या हुआ, 6 ट्रिलियन का डेट था यूएस का तब, वो 36 ट्रिलियन का हो गया। यूएस ने तो कमाया नहीं, वो तो और डेट में घुस गया। पर वहां पे जो वॉल स्ट्रीट की कंपनीज थी उन्होंने पैसे बनाए, ज्यादातर दे हाउस इन टैक्स फ्री हेवंस, जहाँ पे उनके ऊपर टैक्स में नहीं लग रहा है। तो वो ट्रम्प क्या कह रहा है कि दैट बॉस, आप मैन्युफैक्चरिंग चाइना स्पेसिफिक जो आप कर रहे हो, अगर वहां से ले रहे हो, या तो आपका जो ट्रेड आर्बिट्राज है वो पूरा करो, या फिर आप यहाँ पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करो, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करो, आप अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उसको स्ट्रांग बनाओ। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। सो अगर कहीं पे नेगोशिएट करते हैं, कहीं मिडवे आता है बीच में, एंड एवरी कंट्री वांट्स दैट। देखिए आज की सिचुएशन में कोई कंट्री, आप अभी पूरा मैथ्स आ रहा था न्यूज़पेपर में, दैट एक दिन की वॉर का कॉस्ट क्या होगा अगर लेट्स से इंडिया चाइना वॉर पे जाते हैं, तो चाइना और इंडिया इंडिया पाकिस्तान अगर वॉर पे जाते हैं, तो पाकिस्तान के पास तो आई थिंक 10 दिन के बाद पैसे भी नहीं है लड़ने के लिए, मैं आपको बताऊं। उल्टा प्रॉब्लम यह है कि गलती से आपने जीत भी लिया उनको, आप तो जीत ही लेंगे, आपको और गरीबी झेलनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि उनको एक लेसन सिखाया जाए और वहां पे उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो उनका हाल है आप सोच ही नहीं सकते हैं कि किस लेवल पे है। तो मुझे लगता है दैट ट्रम्प भी यही सोच रहे हैं कि दैट अपने एंड पे हाउ थिंग्स विल बिकम बेटर, यहाँ पे हाउ थिंग्स कैन बिकम बेटर। एंड आई एम श्योर दे, जो इकोनॉमिस्ट दोनों साइड के हैं, चाइना और ट्रम्प साइड के, ज्यादा उन्हीं को पता होगा। हम सिर्फ ये होप कर सकते हैं दैट दे शुड कम टू अ कंक्लूजन वेयर जिस तरह के टैरिफ्स की बात हो रही थी उसका एक मिड में निकाला जाए, ताकि विन विन सिचुएशन सबके लिए हो। हैविंग सेड दैट, इंडिया सेंट्रिक, अब वहां पे क्या होता है नोबडी नो। आप अपने पोर्टफोलियो ऐसे काम आउट करें जिनकी अर्निंग जो है इंडिया की कंपनीज की यूएस सेंट्रिक कम रहे, बिकॉज आपका ऑब्वियसली बेटर डील रहने वाली है। हो सकता है आप 26 से 10% पे आ जाए, जो मुझे बहुत होपफुल है, तो आपका इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। बट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट, कल को ऐसा नहीं होता तो आपके पोर्टफोलियो ऐसे होने चाहिए जहाँ पे इम्पैक्ट कम आए। सो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। अच्छा, ये ना गोल्ड लोग वैसे अभी उतना बढ़ चढ़कर म्यूचुअल फंड्स या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, पेपर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं लेते हैं। गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लिया जाता है और बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। इंडिया में तो कल्चर ये है कि गोल्ड खरीदना ही खरीदना है। बेचता तो कोई बहुत ही कम है मजबूरी के टाइम पे। अब हुआ ये कि गोल्ड चला गया 1 लाख, और उसके बाद अब ऊपरी स्तरों पर हल्का होना शुरू हो गया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि अभी खरीद लें या फिर अभी थोड़ा और सस्ता हो जाए। सभी सस्ता चाहते हैं सर, क्या ये मिल जाएगा सस्ता? आ, मुझे डाउट है कि सस्ता मिले गोल्ड। मुझे ऐसा लगता है दैट गोल्ड अपने आप में अब हेज नहीं है, अपने आप में करेंसी है आज की रेट में। और जो वर्ल्ड की अनिश्चितता है ना, जो चल रही है डिफरेंट कंट्रीज की, या
यूएस को लेके, अपने करेंसी को लेके चल रही है, या अपने डेट को लेके चल रही है, इन सबको अभी सेटल होने में टाइम लगेगा। तो आई थिंक गोल्ड विल कीप ऑन डूइंग वेल। आई एम नॉट श्योर कि उतना अच्छा करेगा जितना पीछे अच्छा किया नहीं किया, पर गोल्ड अपने आप में 7 से 10% या 7% तो कम से कम किसी पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर 100 रुपए का आपका पोर्टफोलियो, 60 टका आपके पास गोल्ड होना ही चाहिए। सो आप गोल्ड में भी सिप करके छोड़ दीजिए ना। गोल्ड फंड्स हैं, ईटीएफ हैं, आपके पास डिजिटल फॉर्म में है, आप सिप करके छोड़ दीजिए गोल्ड में एक सिप। और चाहे गोल्ड, अगर आप गोल्ड रहे कि आज डालना चाहते हैं, मैं फिर गोल्ड के लिए भी वही चीज बोलूंगा आपको। जो भी चीज आपके पास लमसम अवेलेबल है, उसको आप, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो इक्विटी है, एक्सेप्ट फॉर फिक्स इनकम इन इंडिया, जो एकदम पैसा डाल दो, आप सोचो ही मत, क्योंकि कल को रेट कट आया तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा इमीडिएटली। अदरवाइज आप 10 से 12 हफ्ते की एसटीपी कर दो। गोल्ड में पैसा डालना है, 100 रुपये डालना है, 20 रुपए का गोल्ड आज ले लो, बाकी जो पैसा है वो 10 से 12 दिन की, हफ्ते की एसटीपी कर दो। अगर किसी कारणवश गोल्ड टूट जाता है, तो एसटीपी में पैसा लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है, वहां से इमीडिएटली आप शिफ्ट कर दो। सो आई थिंक जल्दबाजी मत कीजिए कि आज टूट रहा है तो आज ले लें। और अब गोल्ड क्या होगा, तो मैं ये बता सकता हूँ अगले 5 साल में गोल्ड भी बहुत अच्छा करेगा। और आपके पास तो टैक्सेशन बेनिफिट भी है आज गोल्ड में, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म इक्विटी की तरह 12.5% ही है। तो आई थिंक गोल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ एनीबडीज पोर्टफोलियो। बट येस, उसमें भी वेट एंड वॉच होना चाहिए। आप 20-25% आज डाल के बाकी का 8 से 10 हफ्ते का एसटीपी कर दीजिए। सर आपको नहीं लगता है गोल्ड में कुछ स्पेक्युलेटिव मूव आया था जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स अलग अलग कंट्रीज पे इम्पोज करने शुरू कर दिए? तो इतना शार्पली तो नहीं ना हमने कभी देखा गोल्ड को चढ़ते कि 25-28% चढ़ जाए साल के शुरू में ही। इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है तो यहाँ पर खरीदने पे कहीं लेने के दिन ना पड़ जाए। सरप्राइजिंगली आपको मैं बताता हूँ कि गोल्ड में इस बार मूवमेंट करेंसी डेप्रिसिएशन से नहीं आया। हमारी करेंसी तो 87.5 से 84.5 आ गई। जबकि नॉर्मली क्या होता था, करेंसी डिप्रिसिएशन से गोल्ड का प्राइस इंडिया में ज्यादा पड़ता था। ये रिवर्स सिचुएशन हुआ, जहां पे एक्चुअल में ग्लोबल डिमांड के कारण, जहां सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, उस कारण से मूव आया। आपको लगता है किसी सिचुएशन में चाइना और रशिया गोल्ड अपना आके बेचना शुरू कर देंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला कहीं पे भी। अनलेस अगर कोई वर्ल्ड वॉर सिचुएशन हो जहां दे हैव टू बाय समथिंग एंड दे हैव टू सेल देयर गोल्ड, अदरवाइज कोई नहीं बेचने वाला। इंडिया ने भी गोल्ड अपना रिजर्व यूएस यूके से लाके वापस इंडिया में होस्ट कर लिया है। ये भी एक, तो आई एम सेइंग मूव स्पेकुलेटिव था। बट जब अनिश्चितता होती है वर्ल्ड में, तो सेफेस्ट हेवन की तरफ लोग भागते हैं, यार वो गोल्ड है आपका। पर आज गोल्ड सिर्फ सेफेस्ट हेवन नहीं रहा है, इट्स अ मोड ऑफ अ करेंसी। आज आप यूएस में बैठे हैं, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे कुछ बड़ी चीज लेनी है आपसे, मैं आपको गोल्ड भी दे सकता हूँ और आप गोल्ड ले सकते हैं। सो डॉलर से ज्यादा स्ट्रांग आज की डेट में, ठीक है आपका ऑयल डॉलर में हो रहा है ट्रेड, जिस कारण से ग्लोबल करेंसी आज डॉलर है अभी तक, पर वो वीक हो रहा है। एंड दे देमसेल्फ वांट देम टू बी वीक। वो अपनी करेंसी खुद वीक करना चाहेंगे, बिकॉज वो खुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भागना चाहते हैं। जो भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग में भागेगी वो चाहेगी उसकी करेंसी वीक हो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट पे फोकस करोगे। तो आई एम सेइंग गोल्ड इज मोर और लेस लाइक अ करेंसी नाउ। तो आई थिंक अनदर 4-5 ईयर्स का भी शाइन है गोल्ड में, वो आप इंजॉय कीजिए। सर कमिंग बैक टू मार्केट से, क्वार्टर फोर का जो अर्निंग सीजन निकला है ये आपको कैसा लगा? क्या इसमें डिसअपॉइंटमेंट हुई या फिर कंपनियों ने अच्छे नतीजे पोस्ट किए? आपको मैं बताऊं, पहले रिटर्न ऑफ था ये। तो जो अच्छा कर रही हैं वो बेटर कर रही हैं। इनफैक्ट जो अच्छा भी कर रही है, पिटाई उनकी भी हो रही है। पर लेट्स से जो अपने अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट से बेटर नहीं कर रही हैं, उनको बिल्कुल ही बैश किया जा रहा है। सो आई एम सेइंग एज एज एक्सपेक्टेड, फ्यू सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम बीएफएसआई वो बहुत अच्छे हैं। एज एक्सपेक्टेड, जो ऑटो की कंपनीज एक्सपोर्ट ड्रिवन है, वहां पे नंबर जैसे टाटा के का नंबर्स खराब आए हैं। एज एज एक्सपेक्टेड, जो डोमेस्टिक ड्रिवन कंजम्पशन है वो अच्छे आए हैं। बड़ी कंपनीज लाइक लीवर्स, नेस्ले, वहां पे आपका सिंगल डिजिट ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड थी, पर 1-2% ग्रोथ एक्चुअल में बहुत कम आई है। कुछ कंपनीज जो इंडिया स्पेसिफिक हैं, जहाँ पे स्कोप ऑफ ग्रोथ, जैसे टाटा कंज्यूमर है जो पल्सेस और सीरियल्स पे काम कर रही है, जहाँ अनऑर्गेनाइज मार्केट कोई 1,75,000 करोड़ का है और ऑर्गेनाइज सिर्फ 20,000 करोड़ का है, तो वहां पे स्कोप, आपके नंबर्स अच्छे आए हैं। सो डिपेंडिंग ऑन किस सेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वो नंबर्स आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स में भी। कुछ न्यूज स्पेसिफिक हैं जिन कारण से शेयर प्राइस बढ़े हुए थे, पर वो नंबर नहीं आए हैं, तो वहां पे बीटिंग भी ज्यादा आई है। अब आईटी कंपनीज में नंबर को इतने खराब नहीं आए हैं, बट बिकॉज यूएस स्पेसिफिक है कि कल को बिजनेस अगर इम्पैक्ट करेगा, तो अगर आपका बिजनेस ही 80% यूएस है, तो अगर 50% इम्पैक्ट भी कर गया, तो आपका तो मेन अर्निंग वहीं से उड़ गया। सो वो चीज इम्पैक्ट अभी, जबकि वो प्ले में नहीं आई है, बट मार्केट तो फ्यूचर डिस्काउंट करती है ना, तो इसलिए आपको वो प्राइस टूटता हुआ दिख रहे हैं। बट येस, ओवरऑल
ये जो क्वार्टर एक्सपेक्टेड था, इसमें अर्निंग्स नंबर आपके लो ही एक्सपेक्टेड थे, बट यस, जो पॉजिटिव सरप्राइज जहाँ पे किया है वहाँ पे थिंग्स आर लुकिंग अप। मार्केट को जो सपोर्ट कर गया ना वो लार्ज कैप्स इंडेक्स तो दौड़ गया ना। पहले तो निफ्टी बैंक को हमने रिकॉर्ड्स के ऊपर देखा तो उसमें फिर कारण समझ में आया कि एचडीएफसी बैंक चलना शुरू हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक चलना शुरू हो गया, जहां पर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और अभी इस हफ्ते देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी पोस्ट नंबर्स एकदम से चलना शुरू हो गया। तो सर लार्ज कैप्स विल कीप ऑन परफॉर्मिंग बेटर देन मिड कैप्स, आपको ऐसी वाली मार्केट लगती है या फिर हम मिड कैप्स में कुछ कैचअप प्ले होगा? ये बहुत बीटन डाउन है, निवेशक बहुत परेशान है मिड कैप स्मॉल कैप्स से। देखिए, 26% जो निफ्टी का है ना, वो एचडीएफसी और रिलायंस ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 25-26% के आसपास, और वो दोनों स्टॉक्स चले जिस कारण से निफ्टी की रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। अ, ये दोनों ही स्टॉक्स पिछले एक साल से लल चल रहे थे, पर थोड़ा बहुत मूवमेंट आया है। मिड और स्मॉल कैप में अभी भी रजत वैल्यूएशन का मिसमैच है, और अभी भी आपको सतर्क रहना है। अगर आपका कोई भी गोल जो 10 साल से या 7 साल से ऊपर का है, अगर 7 साल से ऊपर का है, आपका मिड कैप में कोई सिप चल रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए, अपनी सिप इंक्रीज कर दीजिए। क्योंकि ये सिप का जो आप बात कर रहे थे ना, that निवेशक पिछले अक्टूबर ऑनवर्ड परेशान है पिछले 7 महीने से। जो भी उनकी सिप अक्टूबर के बाद गई है ना, वो पिछले 2 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वैल्यू वाली होगी। मतलब हर सिप का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस महीने में गई थी, उसकी वैल्यू आज से 4-5 साल बाद क्या दिखेगी। देखिए, मार्केट का बड़ा सही तरीका मैं बताता हूँ, ये है कि जब आप गिरती मार्केट में पैसे डालते हैं ना, वो ज्यादा परफॉर्म करता है, ज्यादा अच्छा रिटर्न निकालता है। 2020 में आपका कोविड आया, फेब इनिशियली फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के आसपास निफ्टी कोई 12,300-400 के आसपास था। अब किसी ने तब पैसा डाला हो, तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो गया, तो 15% से इंडेक्स कंपाउंड हो गया, पकड़ लीजिए मोटा मोटा। और किसी ने मार्च 20 के बाद जब इंडेक्स बॉटम पे गया, 7400 के आसपास गया निफ्टी, तब पैसा डाला होता तो इंडेक्स आपका 3 टाइम हो गया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब आप बॉटम में पैसा डालते हैं ना, या जब गिरती मार्केट में पैसा डालते हैं, वो जो सिप का वैल्यू का रिटर्न होता है ना, वो अनइमेजिनेबल होता है। तो आप अगर मिड और स्मॉल कैप में, अगर आपका आपका जो गोल प्लान है मिड का, वो 7 साल से ऊपर का है, उससे लाइन सिप करी हुई है, और जो स्मॉल कैप का 10 साल से ऊपर का है, आप चिंता ही मत कीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव भी चल रहा है मिड और स्मॉल कैप का, अपने सिप कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है तो थोड़ा टॉपअप कीजिए, बट अगले 2-3 साल तक जब तक गोल्ड प्लान के पास नहीं जाते, पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं है उसका। आपने म्यूचुअल फंड रूट ली है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत हाई क्वालिटी फंड मैनेजर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, एंड ये डाउन टर्न में भी दे आर हैंडलिंग इट वेरी नाइसली। बड़े फंड्स में तो कई बार आप देखेंगे, निपॉन वगैरह में तो 200-200 शेयर्स हैं, क्योंकि 50-50 करोड़ का साइज है। अब बाई डिफॉल्ट 65% स्मॉल कैप रखना है, तो आप इतना रिस्क ही नहीं ले सकते हैं। बट येस, अगर आप इंडिविजुअली सोच रहे हैं, तो मैं आज दोबारा बोलूंगा, बी केयरफुल। स्मॉल और मिड कैप में वैल्यूएशन मिसमैच है। अगर आपका रिटर्न बना हुआ है और आपका गोल पोस्ट कोई 1-1.5 साल में है, तो आप कॉल ले सकते हैं वहां से शिफ्ट करके एक फ्लेक्सी कैप फंड में जाने की, जहां फंड मैनेजर कॉल ले लेगा कि उसे स्मॉल कैप रखना है, मिड कैप रखना है, या लार्ज कैप रखना तो म्यूचुअल फंड्स की बात हुई, लेकिन सर मैं ना ये जैसे मिड कैप्स पूछ रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि सारे मिड कैप्स पीछे रह गए। अभी हाल फिलहाल में जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी ना, तो उसमें एक सेक्टर है डिफेंस, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा। अब ये ऐसा अनफोर्सिन इवेंट है जो हमने कभी देखा भी नहीं और हमारे सामने एकदम से खड़ा है, युद्ध जैसी स्थिति। तो इसमें डिफेंस कंपनियां दौड़ गई, कोई फंडामेंटल रीजन आप देखते हो या फिर ये बस चल गई है तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट लॉक कर लेना चाहिए अभी? मुझे लगता है डिफेंस आगे भी बहुत अच्छा करेगा। स्पेसिफिकली देखिए, आप एक चीज समझिए दैट जब भी हम कोई शेयर बाय करते हैं, तो उसके डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम ईवी टू बिटा देखते हैं, बीएफएसआई में हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, एफएमसीजी और बाकी सेक्टर्स में हम प्राइस टू अर्निंग। सब लोग प्राइस टू अर्निंग देखते हैं, पर हर चीज में प्राइस टू अर्निंग काम नहीं करता है। बट अगर आप प्राइस ऑफ स्टॉक समझे, तो प्राइस ऑफ स्टॉक क्या है? वो है प्राइस टू अर्निंग इनटू इनटू अर्निंग। तो अगर अर्निंग सपोर्टिव नहीं है, और प्राइस टू अर्निंग 200 है और अर्निंग 15 है, तो आप कितने साल की अर्निंग डिस्काउंट कर रहे हो? बेसिकली आप फ्यूचर अर्निंग डिस्काउंट करते हो, दैट्स हाउ यू कम टू द प्राइस। सो यहाँ पे समझना जरूरी है दैट जो कंपनीज आगे सपोर्टिव अर्निंग पे है, अगर कोई 70-80-100 पी पे है, पर उसकी अर्निंग भी 45-50 है, स्टिल मैनेजेबल है। पर गैप अगर बहुत ज्यादा, तो मैनेजेबल नहीं है। तो यस, देयर आर मिड कैप कंपनीज इन डिफेंस विच विल डू वेल, बिकॉज कंट्री ये कह रही है कि दैट हमारा क्लियर कट फोकस है मैन्युफैक्चरिंग में। सेकंड, डिफेंस में हम नेट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। इंडिया वांट टू बिकम नेट एक्सपोर्टर। तो हम 5 बिलियन का टारगेट कर रहे थे 2026 तक, जो आई थिंक हो जाएगा हमारा, और जो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे। और अब 2030 में बड़े प्लान हैं। सो यस, रादर देन जस्ट पिकिंग इंडिविजुअल नेम्स, आप एक बुके ले लीजिए। आप फंड भी ले सकते हैं, या ऐसा फंड देख सकते हैं
जिसमें डिफेंस का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है। पर अगर आप बुके लेते हैं तो फंड मैनेजर अपने एंड पे मैनेज कर सकता है कि क्या कौन सी चीज कितनी लेनी है। बट इफ यू आस्क मी, हमें लगता है दीज आर 6-8 नेशन जिनके बारे में हमेशा बात होती है, पर 210 212 कंट्रीज हैं। हर कोई अपना आर्सेनल स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। एंड आप रियलाइज करते हैं दैट इंडिया को लेके कितनी पॉजिटिविटी है बाहर। आज हमारी कंपनीज हैं, हमारी कुछ पोर्टफोलियो कंपनीज हैं। अगेन ये सिर्फ एक नॉलेज शेयरिंग के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट देर आर पार्ट ऑफ आवर पीएमएस। एचएल है, सोलार है, जेन टेक्नोलॉजीज है। इतने पेटेंट हैं जेन के पास। सोलार आज आपका ड्रोन्स बना रहा है, पिनाका रॉकेट बना रहा है, हैंड ग्रेनेड बना रहा है। एचएल का मेन जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो मेंटेनेंस से आ रही है, आपकी एएमसी से आ रही है। सो आई एम सेइंग, अभी अभी बैंगलोर में एचएल होके आया हूँ, लास्ट वीक था, मिल के आया हूँ। सो आई एम सेइंग यू यू विल सी योरसेल्फ दैट हमारा जो इंडिया का स्कोप ऑफ ग्रोथ कंपनीज का है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगा। अब उसको कैसे यूज करना है, इसकी स्ट्रेंथ लाई करती है। सो आई थिंक इंडिविजुअली अगर आप सोच रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ही है, इसमें लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 जाना पड़ता है। एंड देन आप परेशान और हैरान होते हैं जब मार्केट टूटती है। इट्स बेटर आप एक एक म्यूचुअल फंड लीजिए, उसमें एलोकेशन कीजिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है और कोई ऐसा गोल प्लान है जो अगले 8-10 साल के लिए सोच सकते हैं, उसका अलाइन कर सकते हैं, तो आप डिफेंस फंड लिख सकते हैं अपने लिए। सर, अभी आपने शो के स्टार्ट में ना कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स गिनवाए थे, इसमें आरबीआई लिक्विडिटी बहुत इंजेस्ट कर रहा है, इस ये भी आपने बताया था कि पॉजिटिव ट्रिगर है। अब लिक्विडिटी इंजेस्ट कर रहा है और रेपो रेट में भी कटौती कर दी, एक नहीं दो दो बार। ब्याज दरें कम होती चली जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में ना इक्विटी बहुत प्रेफर होती है, लेकिन लग रहा है यहाँ पे बहुत डर कि कल कुछ उठ के डोनाल्ड ट्रम्प का मूड बदला, उन्होंने फिर से कुछ बोल दिया ब्रेकफास्ट पे आते आते। तो डर का मूड माहौल है। अभी क्या रखना चाहिए, डेट का कितना कॉम्पोजिशन रखें पोर्टफोलियो में, और इक्विटी का कितना, क्या इक्विटी का कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए? देखिए माहौल खुशी का हो, डर का हो, एवरेज हो, एसेट एलोकेशन से आप स्टिक करके रहिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन डिफाइन करें। जैसे मेरा 100% इक्विटी है, मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं इक्विटी में ही रहा हूँ, वो मेरा है। दैट्स माई कि मैं अपना 100%, मैं हमेशा 100% ही रखूंगा। मेरे पास डेट होता ही नहीं है और मैं कभी रखूंगा भी नहीं। बिकॉज मुझे मुझे लगता है कि यार मेरा गोल प्लान जो है, जो पहला गोल प्लान अगले 8 साल के बाद है, तो मुझे डेट नहीं रखना है। पर आपका एसेट लोकेशन आपके आपकी एज के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से डिफाइन करें। मान लीजिए आपने डिफाइन किया है, आप किसी की आयु 30 वर्ष की है और उसका मीडियोकर एसेट रिस्क एपेटाइट है, या थोड़ा अच्छा रिस्क एपेटाइट है पर बहुत हाई नहीं है, तो आप 30% डेट रखिए, 70% इक्विटी रखिए। डेट में, आज की डेट में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप गिल्ड फंड में पैसा डाल दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में डाल दीजिए। आपको रेट कट में वहां पे भी अगर 10 साल का मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कोई फंड लेते हैं, तो एक साल में कोई बड़ी बात नहीं, 11-12% का रिटर्न, अगर 50 पैसे का रेट कट आ जाता है, 50 से 75 पैसे का, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 11-12% का रिटर्न फिक्स इनकम में भी मिल जाए। कोई श्योरिटी नहीं है, पर वो रेट कट अगर आ जाए तो ऐसा हो सकता है अगर 10 साल का मॉड हो। और इक्विटी में अगर रखिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म पैसा आप इक्विटी में डिप्लॉय करके रखिए। एंड ऑफ द डे आपको इन्फ्लेशन बीटिंग वेल्थ क्रिएशन अगर चाहिए तो दो ही चीजें दे सकती हैं, इक्विटी और रियल एस्टेट। इक्विटी 500 रुपए से शुरू होती है, रियल एस्टेट आज की रेट में 500 रुपए में गज भी नहीं मिलेगा। अगर आप गांव में भी चले जाएंगे तो उतना भी नहीं मिलेगा। सो ये ब्यूटी है इक्विटी की। इक्विटी लिक्विड है आपके पास, प्लॉट आपके पास है, पूरा प्लॉट बेचोगे, एक गज नहीं बेच पाओगे। पर इक्विटी में कल आपको 5 लाख चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, 50,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, आप निकलवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड। सो कंपाउंडिंग ब्रेक होती है, बट अगर आपको जरूरत है तो पैसा आपके पास अवेलेबल है। तो आई थिंक एसेट लोकेशन एज पर रिस्क एपेटाइट। और अपनी एसेट लोकेशन डिबेट मत हुई है, अगर आपकी एसेट लोकेशन ओके है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इक्विटी में पैसा डालें, फिक्स नया पैसा फिक्स इनकम में जाता रहे। एसेट लोकेशन कम है इक्विटी में, तो इस समय आप स्टैगर वे में इक्विटी एलोकेशन बढ़ाएं, एकदम मत डालें, बिकॉज मार्केट आपको आगे भी अपॉर्चुनिटी देती रहेगी। और एसोसिएशन ज्यादा है तो मैं नहीं कह रहा इक्विटी से बुक करें, प्लीज डोंट बुक। पर जो फर्दर एलोकेशन है वो आप गिल्ड फंड फिक्स इनकम साइड पे डालें, ताकि आपका वो बैलेंस एक्ट होता रहे। देखिए चर्न का एक कॉस्ट होता रहे, चर्न का हमेशा कॉस्ट है कैपिटल गेन। और वो कैपिटल गेन क्यों देना, अगर आपको दिख रहा है कि आप एसेट लोकेशन फर्दर फ्यूचर में चेंज कर सकते हो बाय एडिंग इनटू फिक्स इनकम। सो चर्न करने से पहले 4 बार सोचें। ये ऐसा टाइम नहीं है जहां पे मैं बोलूंगा कि दैट आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से चर्न करके बैठ जाएं। बिकॉज कोई एक्शन होना भी है तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो स्प्रिंग की तरह होगा, वो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी वापस भी आएगा। बिकॉज एक्शन हो गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। जैसे नॉर्मली आपके कितने इम्पैक्ट्स आए हैं जहां पे बहुत स्लो 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 करेक्शन हुई है, हमारी रिकवरी भी स्लो हुई है। पर जहां पे इमीडिएट करेक्शन हुई है, जैसे 2020 मार्च, स्प्रिंग इफेक्ट था, 6-8 महीने में मार्केट वापस थी, और 1.5 साल में 18,000 थी निफ्टी, 12,000 से गिर के 7.5 आई थी। तो हम सही उसी तरह से इम्पैक्ट आता है। सो इस बार ना मैं करोड़पति बनने का फॉर्मूला नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि जैसे हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं ना,
ये हम बात तो इंडियन एसेट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो या फिर रियल एस्टेट। पर ऐसे मूड माहौल में जहां पर जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपकी अपनी कंट्री में हो, तो क्या कुछ ग्लोबल एसेट्स को भी देखना चाहिए? मेरी बड़े इन्वेस्टर्स से बात होती है तो वो कह रहे हैं चाइना की तरफ एलोकेशन ज्यादा कर दिया है, और हमारे पास ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अमेरिका में भी पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स। तो क्या निवेशकों को वैसे ध्यान देना चाहिए, और क्या कुछ विकल्प मौजूद है इंडिया में? मेरे हिसाब से चाइना अवॉइडेबल है। यूएस में भी ना, देखो यूएस क्या कह रहा है, मैंने आपको बात करी। वो कह रहा है वॉल स्ट्रीट टू मेन स्ट्रीट। तो वो कह रहा है वॉल स्ट्रीट ठीक है, पर अब जो एक्शन होगा वो मेन स्ट्रीट पे होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो नेक्स्ट बड़ी चीज होगी। तो उसके लिए आप काफी लोग करेंगे नैस्डैक। नैस्डैक आपने 2010 से 24 में लगाया था, वो बात अलग थी। आपका 23-24% का कंपाउंडिंग आया 14 साल, ठीक है। आपने वो मिस कर दिया तो एक बहुत बड़ा रैली मिस कर दिया, समझ लीजिए, यूएस पार्टिसिपेशन का। सिमिलरली जिसने 2014 से 24 इंडिया मिस कर दिया, तो बहुत बड़ा इंडिया का रैली मिस कर दिया। 2014 में आपका निफ्टी था 6,000 था, आज 24,000। तो आपने इंडिया का भी रैली मिस कर दिया। तो सिमिलरली आज अगर आप जाना भी चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी को, मतलब मेरे को लगता है कि S&P 500 में जाना चाहिए यूएस में, नेस्डैक की जगह। वो बेटर करेगा नैस्डैक से। आई एम नॉट सेइंग नैस्डैक बेटर नहीं करेगा, पर S&P 500 बेटर करेगा, प्रोडक्ट इंडेक्स बेटर करेगा। दूसरा, आप डी रिस्क करेंगे। अगर जैसे यूएस में थोड़ा चीजें सेटल होने में टाइम लगेगा, तो आप डी रिस्क करेंगे। इंडिया में आज की डेट में अपॉर्चुनिटी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी फंड्स इस समय काफी फंड्स ने बंद किया हुआ है, बिकॉज हमारा 1 बिलियन का कैप पूरा हो रखा है। पर दे आर प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल स्टॉक्स या ETFs या इंडेक्स फंड्स खरीद सकते हैं। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, जो जो अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। एनएससी खुद कुछ शेयर्स में लिक्विडिटी देता है आपको, जो आप यूएस के शेयर्स खरीद सकते हैं उनके अपने प्लेटफॉर्म में, अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो मुझे लगता है अगर आपको इंडिया के बाहर कहीं इन्वेस्ट करना है और बिना लेवरेज के करना है, तो आप यूएस में कर सकते हैं। इनफैक्ट रजत, इंटरेस्टिंगली यूएस ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप सेंट्स में भी खरीद सकते हैं। फ्रैक्शनल बाइंग अलाउ है। तो आप अगर आप 1 सेंट का खरीदना चाहते हैं, तो 1 सेंट का भी शेयर खरीद सकते हैं। मतलब वहां ऐसा नहीं है कि अगर आपको 4-6 लाख डॉलर का अगर आप बर्कशायर रहते हैं, तो आपको 6 लाख डॉलर निकालने हैं। आप $1 का भी खरीद सकते हैं, 1 सेंट का भी खरीद सकते हैं। सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ यूएस अगेन। बट आप उतना उतना नॉलेजेबल होना चाहिए, बिकॉज हर कोई बोल रहा है कि फेसबुक लेना है, हर कोई बोल रहा है टेस्ला लेना है, हर कोई बोल रहा है एनवीडिया लेना है। तो एनवीडिया एप्पल। 500 बिलियन में लेना था आपको आज। मैं नहीं बोलूंगा कि किसी को लेना चाहिए, बट आई एम सेइंग इंडिया हो, यूएस हो, फंड रूट एक बहुत अच्छा रूट है, जिसके थ्रू आप अपने आप को सिक्योरली इन्वेस्ट करते हैं, और आप अपनी हार्ड एंड मनी को एक 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 लर्नेड बंदे के हाथ में देते हैं, जो आपका पैसे को मैनेज करता तो चाहे जिस भी कंट्री में करो, वैसे तो भारत में ही करना शुरू करो, करो तो सही। अब कुछ लोग ऐसे जो ना सोच के बैठे हैं कि और नीचे मिलेगा, और नीचे तो गिरावट आएगी आएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन का मूड माहौल और युद्ध की स्थिति, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प करते करते हम 21,743 तक पहुंच गए थे, तो उसमें बात शुरू हुई थी 19,000 चले जाएंगे। तो आपका मैसेज क्या होगा? मेरा आखिरी सवाल है सर, आपका मैसेज क्या होगा? कहते तो हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन हाथ खड़े हो जाते हैं जब गिरावट आती है। तो इस बार भी गिरावट आई थी, मौका छूट गया। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए परफेक्ट तरीके से? टाइम तो नहीं कर पा रहे हैं मार्केट को। सो जब व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, कोई नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ, पैसा मैंने आपको बताया ना, पैसा तभी बनता है। 21,743 में कोई नहीं आया। अभी हम 24,400, मुझे नहीं पता 400 कितना है, जो भी लेवल है आज का, 400 के आसपास है। अभी आप ऑलरेडी देखिए उस लेवल से आप 2600-2700 पॉइंट निफ्टी पे ऊपर है आज की रेट। अब यहाँ से लेट्स से मार्केट 10-15% बहुत सिचुएशन में गिर भी जाता है, वापस आप वही 21,000 के आसपास ही होंगे। बट एवरी टाइम व्हेन यू फॉल, द सेट ऑफ स्टॉक विच विल फॉल विल बी डिफरेंट। मैं ये बता रहा हूँ। तो आपके जैसे आपने बात करी, अगर ये सिचुएशन आती है, तो डिफेंस स्टॉक्स उतने नहीं गिरेंगे, बैंकिंग स्टॉक्स उतने नहीं गिरेंगे। तो बेसिकली आपके टेक स्टॉक्स उतने नहीं गिरेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ that आपको देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स गिरेंगे। अगर तो FI बेच रहा होगा, तो वो तो स्टॉक इंडेक्स स्पेसिफिक बेचता है, तो फिर जो भी इंडेक्स पे होगा वो गिरेगा। तो आई थिंक आप कभी भी बॉटम नहीं कैच कर पाएंगे। ज्यादा पैसा रजत करेक्शन की वेट करने में लोगों का खराब हुआ है, ना कि करेक्शन से खराब हुआ है। करेक्शन से तो नोशनल लॉस है ना। आपके पास 100 शेयर रिलायंस के हैं, वो 1,300 के थे, आज 1,000 के हो गए, पर 100 के 100 शेयर तो 100 ही रहे ना। अब वो 1,000 है, तो कल को 1,300, 1,400, 1,500 जो भी प्रभाव भाव होगा बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेयर नहीं बिके। पर अगर आप गए ही नहीं, आपने बाय नहीं किया ना, आपके पास तब शेयर थे ना आज शेयर, ना जब 1,500 के होंगे ना तब होंगे। सो सिस्टमैटिक तरीका यही है। हो सकता है मार्केट कल को किसी कारणवश 21 पे आए, मुझे नहीं पता, 20 पे आए, 26 पे चली जाए, 25 पे, मुझे नहीं पता। तरीका यही है, आप 20% जो है, आज 3-22 हो गए हैं, अब तो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं।
मंडे सुबह अपना 20% जो एलोकेट करना चाहते हैं 3-4 अच्छे फंड में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फोकस फंड में आप डाल दें। बाकी का आप 8 से 10 हफ्ते की एसटीपी करें। किसी कारणवश मार्केट गिर जाती है तो पैसा तो लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है, फिर मत सोचें उस समय। उस समय एक्सपेडाइट कर दें एसटीपी, मतलब आप अपने लिक्विड से इमीडिएट स्विच कर दें पैसा इक्विटी में जब ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि ये बहुत प्रोलॉन्ग नहीं रहने वाला। क्योंकि सम आंसर हैज टू बी गिवन एंड यू हैव यूएस विद यू, तो आपके पास तो सपोर्ट ग्लोबली है ही है कि टेररिज्म के अगेंस्ट सब खड़े हैं आपके साथ। तो आई थिंक ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी। तो वहां पे आप अपनी अपनी एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट करें एसटीपी जो है, और पैसा इक्विटी में बनाएं। एंड अगले 4-5 साल के बाद आप भूल जाएंगे ये बात हो रही है। अभी 5 महीने के बाद आप ये भी भूल जाएंगे कि टैरिफ की बात हो रही है। आज कोविड की कोई बात नहीं करता ना, मैंने आज बात करी है आपसे। नोबडी टॉक्स अबाउट कोविड। सो लोगों के पास ना इतना डेटा अवेलेबल है कि उनको ये नहीं पता होता कि घंटे पहले क्या बात करी है उन्होंने आज की डेट में। आपकी हमारी जनरेशन और होती थी, चित्रहार आता था, रामायण आती थी, महाभारत आती थी, एक ही चैनल था। अब आपके पास यू हैव जिलियन ऑफ थिंग्स। सो पीपल वेरी शॉर्ट लिव मेमोरी। द ओनली थिंग विच दे रिमेंबर इज इमीडिएट क्या हुआ आज, टेरिफ वॉर और इंडिया पाकिस्तान की बात होगी। कल को कुछ और कारण होगा। देयर बी ऑलवेज अ बैड न्यूज अराउंड द कॉर्नर, बट उस बैड न्यूज में ही अपॉर्चुनिटी है जो आपको कैश करे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए, और आपके इनसाइट से मैं उम्मीद करता हूँ कि निवेशकों को, हमारे व्यूअर्स को बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।